तो हम लोग का स्टोरी जो चल रहा है घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, ये आज पार्ट 2 हो रहा है। पार्ट 1 पहले हो चुका है। एक बार रिकैप करते हैं क्या हुआ था उसमें। हम लोग देखे थे कि एक इंसान है जो मरने वाला है। उस इंसान का नाम है आगा शहीद अली। ठीक है, ये इंसान कश्मीर से निकाला गया था। ये इंसान लेखक को बोला था कि जब हम मर जाएंगे तो मेरे बारे में ज़रूर लिखिएगा, और लेखक का नाम याद करना है अमिताभ घोष। तो लेखक बोलता है कि मेरे को सबसे पहला बार उसका मरने का बात कब किया था उसने, 25 अप्रैल 2001 को। मरने का बात बोला तो लेखक को समझ में नहीं आया कि कैसे रिप्लाई दे। तो लेखक बोला नहीं नहीं, तुम नहीं मरोगे, जिंदा रहोगे। ठीक है, ऐसा बात हुआ था। और अभी ये लेखक अमिताभ घोष और वो जो कश्मीर का मैन है आगा शहीद अली, ये दोनों ही कहाँ पर रह रहे हैं, ब्रुकलिन में रह रहे हैं। ठीक है, अपनी बहन के साथ। बहन का नाम था समीता, जो पढ़ाती थी प्रैट इंस्टीट्यूट में। इतना देखे थे। और फिर देखे थे कि लेखक को शाहिद अली का एक बुक बहुत पसंद आ गया। वो बुक का नाम था द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस। ये बुक से वो काफ़ी प्रभावित हुआ। फिर पता चला कि वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, आगा शहीद अली भी, और लेखक खुद भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। तो दोनों का मेलजोल बढ़ा कॉमन फ्रेंड से, और दोनों का ही सेम चीज़ में इंटरेस्ट था, लेखक का भी और वो शाहिद अली का भी। रोगान जोश खाने का बहुत शौकीन था वो। रोगान जोश क्या था, एक टाइप का मीट। ठीक है, और रोशनरा बेगम और किशोर कुमार, ये तीन चीज़ दोनों को ही पसंद था। इतना चीज़ देखे थे। फिर उसका घर में पूरा ये सब खाने वाने का सेंट हुआ था। और हर शाम को क्या होता था, पार्टी होता था उसके घर में। और वो खाने का काफ़ी एक्सपर्ट था, सिर्फ सेंट से ही बता देता था कि खाना में अब क्या डालने वाला है, कैसा बन रहा है। ठीक है, इतना सब हुआ था। और एक लास्ट में एक पोएम देखे थे, और अभी आगे होने वाला है। ठीक है, तो आज का है। वंस इन कन्वर्सेशन ही टोल्ड मी दैट ही ऑल्सो लव्ड बंगाली फूड। तो एक बार का बातचीत में वो शाहिद अली ने आगा शाहिद अली ने लेखक को बताया कि उसको बंगाली फूड भी काफ़ी पसंद है। तो इतने पर लेखक बोला, आई प्रोटेस्टेड, बट शाहिद यू हैव नेवर एवर बीन टू कलकत्ता। लेखक बोल बैठा कि अरे शाहिद, तुम तो कभी कलकत्ता गए ही नहीं, तो तुम्हें बंगाली फूड कैसे पसंद हो गया। तो बोला नहीं, नो ही सेड, बट वी हैड फ्रेंड्स हु यूज्ड टू ब्रिंग अस दैट फूड। बोलता है कि हम नहीं गए कलकत्ता, लेकिन हमारे दोस्त थे जो वो लेके आते थे खाना वहाँ से। व्हेन यू एट इट, और जब आप उसको खाते थे, यू कुड सी दैट देयर वर सो मैनी थिंग्स दैट यू डिडंट नो अबाउट। तब आपको पता चलता है कि ऐसे बहुत सारे चीज़ है जिसके बारे में आपको ज्ञान नहीं है। एवरीवेयर इन द कंट्री, और देश के हर जगह पर ऐसा होता है। तो लेखक बोलता है, व्हाट आई से इज, वाई कांट यू बी हैप्पी विद द क्यूसाइंस एंड द क्लोथ्स एंड द म्यूजिक एंड ऑल दिस वंडरफुल थिंग्स। लेखक बोलता है कि अभी आपको जो खाना मिल रहा है, जो कपड़ा मिल रहा है, आप उसी से क्यों नहीं खुश हो, क्यों आपको हर चीज़ नया चाहिए। तो ही पॉज्ड एंड एडेड सॉफ्टली। तो इतने पर वो रुका और बोला, वो कौन, आगा शहीद अली। ठीक है, वो जवाब देता है कि एटलीस्ट हेयर वी हैव बीन एबल टू मेक अ स्पेस वेयर वी कैन ऑल कम टुगेदर बिकॉज ऑफ द गुड थिंग्स। बोलता है कि कम से कम यहाँ पर, अभी ये लोग अमेरिका में है। ठीक है, ठीक है, और अमेरिका में इससे फ़ायदा क्या होता है कि ये लोग स्पेस बना लिया है, मतलब यहाँ पे सब इंडियन चीज़ यहाँ पे मिल जा रहा है। ठीक है, और ये लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहा है उसको। ऑफ द मैनी गुड थिंग्स, और काफ़ी अच्छी चीज़ इन्जॉय कर रहा है। उस अच्छे चीज़ों में से इन विच ही टुक प्लेजर, जिसमें उसको मज़ा आता था, नन वॉज मोर डियर टू हिम दैन द म्यूजिक ऑफ बेगम अख्तर। उसको बेगम अख्तर का म्यूजिक से ज़्यादा और कुछ प्यारा नहीं था। तो लेखक का आगा शाहिद अली का फेवरेट चीज़ क्या है, बेगम अख्तर का म्यूज़िक। अंडरलाइन कर लोगे इसको। ठीक है, ये पूरा चैप्टर का ही एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आगा शाहिद अली को क्या कैरेक्टर के बारे में। ठीक है, फिर देखते हैं, ही हैड मेट द ग्रेट गज़ल सिंगर व्हेन ही वाज इन हिज टीन्स। तो वो आगा शाहिद अली ये बेगम अख्तर से मिला कब, जब वो टीन्स के उम्र में था, मतलब 13-14 साल का था तब। थ्रू अ फ्रेंड, अपने दोस्त के जरिए मिला। एंड शी हैड बिकम एन अवॉइडिंग प्रेजेंस एंड इन्फ्लुएंस इन हिज लाइफ, और तब से वो उसके ज़िंदगी में हमेशा के लिए आ गई। शाहिद हैड अ फंड ऑफ स्टोरीज अबाउट हर शार्पनेस इन रिपार्टी। तो शाहिद के पास तो काफ़ी ज़्यादा कहानी भी था उस बेगम का, क्या नाम है, बेगम अख्तर का रिपार्टी, मतलब कोई सवाल पूछे तो काफ़ी विटी रिप्लाई, मतलब मजाकिया टाइप का रिप्लाई। हाँ, रिप्लाई मज़ेदार रिप्लाई। तो इस टाइप का काफ़ी गुण था उसमें बेगम अख्तर में। तो शाहिद बोलता है कि मेरे को उसका काफ़ी चीज़ याद है। शाहिद वॉज हिमसेल्फ नो मीन प्रैक्टिशनर ऑफ रिपार्टी, और शाहिद खुद भी रिपार्टी में क्या था,
एक्सपर्ट था। रिपार्टी समझ गए ना क्या होता है, मतलब ऐसा रिप्लाई देना कि काफ़ी पसंद है दूसरे को, आगे देखेंगे ऐसा, ठीक है। रिपार्टी ऑन वन फेमस ओकेजन एट बार्सिलोना एयरपोर्ट, तो एक उसका जिक्र भी हो चुका है। एक बार क्या हुआ कि बार्सिलोना एयरपोर्ट में ही वॉज स्टॉप बाई अ सिक्योरिटी गार्ड, उसको क्या किया, एक सिक्योरिटी गार्ड रोक लिया उसको, किसको, आगा शाहिद अली को रोक लिया सिक्योरिटी गार्ड। कहाँ पर, बार्सिलोना एयरपोर्ट। एज ही वॉज अबाउट टू बोर्ड अ प्लेन, जैसे ही वो प्लेन पकड़ने वाला था, द गार्ड अ वुमेन आस्क्ड, और वो गार्ड कौन थी, एक औरत थी, वो औरत पूछती है, गार्ड पूछती है उससे, व्हाट डू यू डू, कि आप करते क्या है। आई एम अ पोएट, शाहिद आंसर्ड, शाहिद बोला कि हम एक कवि है। व्हाट वर यू डूइंग इन स्पेन, तो वो गार्ड पूछती है कि आप स्पेन में क्या कर रहे हो, तो बोलता है कि राइटिंग पोइट्री, हम पोइट्री लिख रहे हैं। तो नो मैटर व्हाट द क्वेश्चन, शाहिद वर्कड पोइट्री इनटू हिज आंसर, तो सवाल कैसा भी हो, शाहिद हम अपने जवाब में भी क्या था, कविता ला देता था वो। फाइनली द एग्जैस्परेटेड वुमेन आस्क्ड, तो वो वुमेन काफ़ी गुस्सा हो गई, एग्जैस्परेटेड मतलब एनॉयड, वो गुस्सा होकर बोलती है, आर यू कैरिंग एनीथिंग दैट कुड बी डेंजरस टू द अदर पैसेंजर्स, बोला है कि आप कुछ ऐसा चीज़ लेकर जा रहे हो जो बाकी पैसेंजर को लिए हानिकारक हो, समझे ही आता। एट दिस शाहिद क्लैप्ड अ हैंड टू हिज चेस्ट एंड क्राइड ओनली माई हार्ट, तो इतने पर शाहिद अपने दिल पर हाथ रखता है कि बोला कि अपना दिल लेके जा रहे हैं, समझे ना। दिस वॉज वन ऑफ द ग्रेट वाइल्डियन मूवमेंट, तो ये भी एक टाइप का रिपार्टी था। देखो रिप्लाई कैसा दे रहा है, इस टाइप को बोलते हैं रिपार्टी। एंड इट वॉज टू द ओकेजन द पोएम बार्सिलोना एयरपोर्ट, और तभी उन्होंने एक पोएम लिख दिया बार्सिलोना एयरपोर्ट इसी के ऊपर। ही ट्रेजर्ड दिस मोमेंट, और उसको ये सब यादें काफ़ी अच्छे लगते थे। आई लॉन्ग फॉर द पीपल टू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू आंसर क्वेश्चन, ही टोल्ड मी वंस, तो ये आगा शहीद एक बार लेखक को क्या बोला कि मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है जो मुझे जवाब देने का अवसर दे। ऑन 7 में आई हैड अ गुड फॉर्च्यून टू बी विथ हिम व्हेन वन सच अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेड इटसेल्फ, बोला कि 7 मई का दिन ऐसा ही कुछ और हुआ, ठीक है। शाहिद वॉज टीचिंग एट मैनहट्टन्स बारूच कॉलेज, शाहिद पढ़ा रहा था मैनहट्टन्स का कॉलेज में, बारूच कॉलेज, इन द स्प्रिंग सेमेस्टर ऑफ 2000, एंड दिस वॉज टू बी हिज लास्ट क्लास, और वो उसका आखिरी क्लास था। एंडेड द लास्ट ही वॉज एवर टू टीच, एकदम जिंदगी का आखिरी क्लास था लग रहा था। द क्लास वॉज टू बी अ शॉर्ट वन, क्लास काफ़ी छोटा था, मतलब समय के हिसाब से छोटा, ठीक है। फॉर ही हैड एन अपॉइंटमेंट एट द हॉस्पिटल इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स, क्योंकि उसके तुरंत ही हॉस्पिटल जाना था टेस्ट कराने के लिए, उसको हुआ था ब्रेन ट्यूमर। आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट द ब्रिलियंस ऑफ शाहिद टीचिंग, तो लेखक बोलता है कि हम शाहिद का पढ़ाने का तरीका के बारे में बहुत चीज़ सुन चुके हैं। बट दिस वॉज द फर्स्ट एंड द ओनली टाइम आई वॉज टू सी हिम परफॉर्म इन द क्लासरूम, लेकिन उसको पहला बार मौका मिला कि आँख से देखने का कि कैसा पढ़ाता है। सुना तो बहुत चीज़ था, आज देखने का मौका मिला। 7 मई का तारीख है। इट वॉज एविडेंट फ्रॉम द मोमेंट वी वॉकड इन द क्लासरूम, तो जैसे ही क्लासरूम में ढुका दोनों, तो ये चीज़ देखने को मिल गया। That the students adored him. अच्छा, फ्रॉम द मोमेंट वी वॉकड इन दैट द स्टूडेंट अडोर्ड हिम, जैसे ही क्लासरूम में ढुका तो स्टूडेंट लोग पूरा रेस्पेक्ट और लव देते थे आगा शहीद को। दे हैड प्रिंटेड अ मैगजीन, स्टूडेंट लोग एक मैगजीन छपवा के रखे हुए थे, एंड डेडिकेटेड द इश्यू टू हिम, और मैगजीन में पूरा उन्हीं के बारे में लिखा गया था, शाहिद के बारे में। इट वॉज एविडेंट, ये तो हो गया। शाहिद फॉर हिज पार्ट वॉज नॉट इन द लीस्ट सबड्यूड बाय द सैडनेस ऑफ द ओकेजन, अब शाहिद को तो पता है कि वो क्या होने वाला है, वो मरने वाला है, लेकिन वो एकदम ही दुखी नहीं था ये अवसर पर। फ्रॉम द बिगिनिंग, और शुरू से लेकर अंत तक, ही वॉज अ स्पार्कलिंग दीवा, वो चमचमाता रहा। अख्तर्स इनकारनेट, लग रहा था कि अख्तर का आत्मा उसमें आ चुका है, बेगम अख्तर का। ब्रीमिंग विथ लाफ्टर एंड नखरा, और हंस रहा है और कुछ एक्टिंग उक्टिंग कर रहा है, पूरा क्लास में ये सब करते रह गया। When an Indian student walked in late, he greeted him with a cry, और तभी क्लास में जब एक इंडियन स्टूडेंट आया, ये तो अमेरिका का सीन है ना, जब एक इंडियन स्टूडेंट आया तो वो चिल्ला बैठा, मतलब खुशी से चिल्ला बैठा कि आह माई लिटल सब कॉन्टिनेंटल हैज़ अराइव्ड, बोला कि देखो देखो हमारा सब कॉन्टिनेंटल समझते हो, इंडिया के आसपास का देश का, ठीक है, वो आ गया। क्लास्पिंग हिज हैंड्स, और जाके हाथ पकड़ लेता है, एंड फेंड सून, मतलब प्रिटेंड करता है बेहोश होने का,
इट स्टर्स सच अ टाइड ऑफ पैट्रोटिज्म इन मी टू बिहोल्ड अनदर साउथ एशियन। हाथ मिलाता है, बोलता है कि अरे अरे कितना देशभक्ति जुड़ा है इसमें, ठीक है, ऐसे एक्टिंग करता है। हिज टाइम एट, तो ये भी एक था रिपार्टी का एक कहानी, ठीक है। हिज टाइम एट पेन स्टेट वॉज ही रिमेम्बर्ड विथ अनमिटिगेटेड प्लेजर। तो और एक किस्सा फिर बोल रहा है कि पेन स्टेट में जब था ना, तो वहाँ का भी कहानी इसको काफ़ी अच्छे से याद है। बोलता है कि आई ग्रीव एज अ रीडर, आई ग्रीव एज अ पोएट, आई ग्रीव एज अ लवर। पेन स्टेट में ही वो बड़ा हुआ, पढ़ने का उसमें स्किल आया, पोएट भी बन गया वहीं पर, और वहाँ पे एक लवर भी बन गया। ही फेल इन विथ अ वाइब्रेंट ग्रुप ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट। उसको रहना पड़ा जवान लड़कों के साथ वहाँ पर पेन स्टेट में। मैनी ऑफ हुम वेर इंडियन, और बहुत सारे जवान लड़के इंडियन थे वहाँ पर। दिस वॉज ही ऑफन सेट द हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ। और पेन स्टेट में गुजारा गया समय उसके ज़िंदगी का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था। लेटर शाहिद मूव टू एरिजोना। पेन स्टेट के बाद वो कहाँ गए? एरिजोना, टू टेक अ डिग्री इन क्रिएटिव राइटिंग। डिग्री लेने के लिए क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग समझते हो क्या होता है? राइटिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए, ठीक है। दिस इन टर्न वॉज फॉलोड बाई अ सीरीज ऑफ जॉब्स इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़। उसके बाद उन्होंने बहुत सारा जॉब किया कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में। पहले हैमिल्टन कॉलेज, फिर द यूनिवर्सिटी ऑफ मासाचुसेट्स एट एमहर्स्ट, एंड फाइनली द यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा इन सॉल्ट लेक सिटी। यहाँ पर जॉब किया, वेयर ही वॉज अपॉइंटेड प्रोफेसर इन 1999। He was on leave from Utah during a brief stint at New York University when he had his first blackout in February 2000। तो जब वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से जब में काम कर रहा था ना, तभी उसको क्या हुआ, फरवरी 2000 में ब्लैकआउट हो गया। ब्लैकआउट का मीनिंग बताए थे पिताजी ने, क्या हुआ? बेहोश हो गया वो। आफ्टर अब फिर पीछे चला गया, हाँ 2000 से फिर चला गया पीछे 1975 में। स्टोरी थोड़ा बोरिंग है, लेकिन पहले का कहानी सब जुड़ा हुआ है इसमें। When he moved to Pennsylvania, Shahid lived mainly in America। शाहिद अमेरिका में रहता था। His brother was already there, और वो जब अमेरिका में गया ना, तो उसका भाई पहले से वहीं पर था। And they were later joined by their two sisters। तो 1975 में शाहिद अली कहाँ गया? अमेरिका में गया। वहाँ पे उसका भाई पहले से था, और दोनों जब रहने लगा तब उसके बाद दो बहनें आके जुड़ गई। दोनों बहनों का नाम क्या था? एक का नाम था तो समीता, और दूसरे का नाम था हेना, और उसके एक भाई का नाम था इकबाल। ठीक है, सब पहले क्लास में हुआ था। फिर देखिए आगे क्या होता है। बट शाहिद पेरेंट कंटिन्यू टू लिव इन श्रीनगर। लेकिन शाहिद का जो माता पिता थे वो कहाँ रहते थे? श्रीनगर में। And it was this custom to spend the summer months with them every year। And it was his custom to spend the summer month with them every year। और ये एक रीत जैसा बन गया कि हर गर्मी का मौसम लेखक अमेरिका से आता था श्रीनगर में रहने के लिए माता पिता के साथ, और फिर ठंडी में अमेरिका। तो इंडिया अमेरिका ऐसे होता रहता। आई ऑलवेज मूव इन माई हार्ट बिटवीन सैड कंट्रीज। बोला कि हम कंट्रीज़ का भी इसमें ऑलवेज ट्रैवल करते रहते हैं। ट्रैवलिंग बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया, ही वॉज दस एन इंटरमिटेंट बट फर्स्ट हैंड विटनेस टू द माउंटिंग वायलेंस दैट सीज द रीजन फ्रॉम द लेट 1980s ऑनवर्ड। तो जब ये पहले यूएसए जाता था, फिर इंडिया, फिर यूएसए तो इंडिया, तो रुक रुक कर वो विटनेस किया मतलब देखा कि कश्मीर में कैसे वायलेंस फैल रहा था। सुने हो कश्मीरी पंडितों लोगों का कहानी? न्यूज़ में भी आया था कुछ साल पहले। तो देखा कि कैसे वायलेंस फैल रहा है, सब उसको देखने को मिला 1980 का दशक में। द स्टडी डेटोरिएशन ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन इन कश्मीर, द वायलेंस एंड काउंटर वायलेंस हैड अ पावरफुल इफेक्ट ऑन हिम। तो दिन पर दिन कश्मीर का हालात काफ़ी बुरा होते जा रहा था, और ये सब काफ़ी प्रभाव डाला शाहिद अली का दिमाग पर। इन टाइम इट बिकेम वन ऑफ द सेंट्रल सब्जेक्ट्स ऑफ हिज वर्क। और कुछ ही दिनों में ये जो कश्मीर का मुद्दा था उसके लेखिका में भी देखने को मिल गया। इतना पावरफुल इफेक्ट हुआ कि अपने आप को रोक नहीं पाया, लिखा ही कश्मीर का बारे में। Indeed, it could be said that it was in writing of Kashmir that he created his finest work। और ये भी बोला जा सकता है कि जब वो कश्मीर के बारे में लिखा तभी उसका सबसे अच्छा
लेखक बाहर आया उसके अंदर से, मैंने अच्छा लिख दिया बहुत। द आयरनी ऑफ दिस इज डैट, और यहाँ पर मज़े की बात तो ये है कि साहिद वॉज नॉट बाई इंक्लिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पोएट, साहिद कभी भी राजनीति के मामला में नहीं लिखता था। आई हर्ड हिम से वंस, और वो एक बार कहते हुए सुना भी गया था कि इफ़ यू आर फ्रॉम अ डिफ़िकल्ट प्लेस एंड दैट्स ऑल यू हैव टू राइट अबाउट देन यू शुड स्टॉप राइटिंग। मतलब कि अगर तुम ऐसे जगह से बिलोंग करते हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा वायलेंस वायलेंस होता हो और तुम उसी के बारे में लिख रहे हो तो लिखना बंद कर दो, क्योंकि इसका मानना था कि लेखक को वही लिखना चाहिए जो उसका मन करे। फूल के बारे में और भी कुछ लिखो, देश के बारे में मत लिखो। मतलब यू हैव टू रेस्पेक्ट योर आर्ट योर फॉर्म, मतलब कि अपना असली जो आर्ट है वो लिखो, जो लिखने का मानसिकता है वो लिखो। दैट इज जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज वॉट यू राइट अबाउट। एंग्विश्ड एज ही वॉज अबाउट कश्मीर डेस्टिनी, शाहिद रिजोल्यूटली रिफ्यूज टू एम्ब्रेस द रोल ऑफ विक्टिम। तो शाहिद काफ़ी गुस्सा था कि कश्मीर का क्या हालत होता जा रहा है दिन पर दिन, लेकिन वो विक्टिम का रूप नहीं लेना चाहता था वो। डैट कुड सो ईजिली हैव बीन हीज, वो नहीं चाहता था कि हम एक पीड़ित के रूप में प्रतीत हो। अगर वो पीड़ित बन जाता उसी समय, लड़ा नहीं होता, ही कुड नो डाउट हैव ईजिली बिकम अ फिक्चर ऑन टॉक शोज एंड न्यूज़ प्रोग्राम। तो वो तो उसको न्यूज़ शोज में तो जगह मिल जाता, डिबेट उबेट में बुला के उसे बहस किया जाता था, ठीक है। बट शाहिद ने नेवर हैड एनी डाउट अबाउट हिज कॉलिंग, लेकिन शाहिद को कभी भी अपना डिसीजन पे डाउट नहीं हुआ। ही वॉज अ पोएट, उसको पोएट ही बनना था, और स्कूल इन अ फियर्स एंड अनफॉरगिविंग आर्ट ऑफ लैंग्वेज, और उसको काफ़ी अच्छा नॉलेज भी था, पढ़ाई भी अच्छा किया था वो। तो ऑल्दो रेस्पेक्टफुल ऑफ रिलीजन ही रिमेन्ड अ फर्म बिलीवर ऑफ द सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिस। ऑल्दो रेस्पेक्टफुल ऑफ रिलीजन, उसको रिलीजन पे काफ़ी रेस्पेक्ट करता था वो रिलीजन को। ही रिमेन्ड अ फर्म बिलीवर इन द सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिस, लेकिन वो काफ़ी ये भी मानता था कि पॉलिटिक्स, राजनीति और कभी भी धर्म दोनों जुड़ना नहीं चाहिए, अलग रहना चाहिए हमेशा। तो ये भी अंडरलाइन करोगे कि उसका कैरेक्टर लिखने में मदद आएगा, ठीक है। शाहिद्स गेज वॉज नॉट पॉलिटिकल इन द सेंस ऑफ बीइंग फ्रेम्ड इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी एंड सॉल्यूशंस। तो शाहिद का जो नज़रिया था वो पॉलिटिकल नहीं था, वो हमेशा लिखता था कि क्या पॉलिसी बनना चाहिए, क्या सॉल्यूशन होना चाहिए प्रॉब्लम का, कभी भी पार्टीवादी राजनीति नहीं करता था वो। इन द ब्रॉडेस्ट सेंस, और बड़े पैमाने पर हिज विजन, उसका जो नज़रिया था, टेंडेड ऑलवेज टुवर्ड्स द इंक्लूसिव एंड इक्यूमेनियल। उसका जो नज़रिया था वो हमेशा इंक्लूसिव, सबको लेके विकास करता था वो, और इक्वीमेनियल का मीनिंग नीचे दिया हुआ है, इन्वॉल्विंग और यूनाइटिंग मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन, मतलब सभी धर्म का लोगों को लेकर चलना था उसका विश्वास। एन आउटलुक दैट ही क्रेडिटेड टू हिज अपब्रिंगिंग, और वो अपना इस सोच का क्रेडिट किसको देता था, अपने पेरेंट्स को देता था कि मेरा पेरेंट्स अच्छा मेरा पालन पोषण किए हैं, कि मेरा ऐसा सोच है। ही स्पोक often of a time in his childhood when he had been seized by the desire to create a small Hindu temple in his room in Srinagar। तो वो बोलता है कि उसको छोटे में ना एक जोश चढ़ गया। क्या जोश चढ़ गया? घर में मंदिर बनवाने का। अब नाम तो देखो मुस्लिम है शाहिद, आगा शाहिद अली, लेकिन घर में क्या बनवाना है लोग को? मंदिर। तो ही वॉज इनिशियली हेजिटेंट टू टेल हिज पेरेंट्स, शुरू में तो हिचकिचाया कि माता पिता को कैसे बोले ये बात, बट व्हेन ही डिड, लेकिन जैसे ही वो बोला मम्मी पापा को ये बात, दे रेस्पॉन्डेड विद एन इंथुजियाज्म इक्वल टू हिज ओन। तो वो लोग भी इक्वली इंटरेस्टेड थे मंदिर बनाने में, ठीक है। तो हिज मदर ब्रॉट ही मूर्तिस, मम्मी क्या की मूर्ति खरीद के ला दी उसके लिए, एंड ऑफन एकाउटरमेंट्स का मीनिंग है कि पूजा का सामग्री सब, ठीक है, वो सब भी ला दी। एंड फॉर अ वाइल ही वॉज एसिडुअस इन कंडक्टिंग पूजाज एट हिज श्राइन, और कुछ दिनों तक तो वो काफ़ी केयरफुल रहता था कि पूजा अच्छे से हो जाए। दिस वॉज अ फेवरेट स्टोरी, तो ये भी उसका काफ़ी मनपसंद स्टोरी था। वेन एवर पीपल टॉक टू मी अबाउट मुस्लिम फैनेटिसिज्म, और जब भी मुझे लोग क्वेश्चन करते हैं कि हम लोग मुस्लिम हैं, मुस्लिम पे सवाल उठाते हैं मेरा कि हम एक ही धर्म का फेवर करते हैं, तो हम उनसे क्या बोलते हैं? आई टेल देम हाउ माई मदर हेल्प मी मेक माई टेम्पल इन माई रूम। हम उन्हें बताते हैं कि देखो हमने मंदिर कैसे बनवाया है, मतलब हम लोग मुस्लिम पागल नहीं है, ठीक है, ऐसा। आई वंस रिमार्क टू शाहिद दैट ही वॉज द क्लोजेस्ट दैट कश्मीर हैड टू अ नेशनल पोएट। तो एक बार तो लेखक ने शाहिद को क्या बोल दिया कि आप एक नेशनल पोएट हो कश्मीर के। ही शॉट बैक,
वो तुरंत ही बोल बैठा कि अ नेशनल पोएट मे भी, बोलता कि हाँ हो सकता है हम नेशनल पोएट है बट नॉट अ नेशनलिस्ट पोएट। बोला कि नहीं नहीं, लेकिन हम राष्ट्रवादी पोएट नहीं है, राष्ट्र देश का पोएट है हम, लेकिन राष्ट्रवादी नहीं है हम, प्लीज नॉट दैट, वो नहीं है हम। इन अ टाइटल In the title poem of The Country Without a Post Office, a poet returns to Kashmir to find his keeper of the fallen minaret. और इसका जिक्र वो अपने पोएम में भी किया है, द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस पोएम में उसने ये जिक्र किया है। तो ये पोएम को स्किप करते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। यहाँ देखते हैं इन दिस फिगरिंग ऑफ हिज होमलैंड, और वो अपने जो होमलैंड का जिक्र करता है, कश्मीर है उसका होमलैंड। He himself became one of the images that were spinning around the dark point of stillness. Both Shahid and Shahid, witness and martyr, his destiny inextricably linked with Kashmir's. तो देखो वो अपने आप को पोयम में बोलता है कि वो खुद क्या है, एक विटनेस है। विटनेस मतलब गवाह है। वो क्या देखा है कि कैसे कश्मीर पंडित और वायलेंस हुआ है कश्मीर में 1980s में। वो खुद को क्या बोला है, विटनेस पहला बात बोला है, और दूसरा बार बोला है मार्टर, वो खुद एक शहीद भी है, अपने आप को बोला है। तो ये दो कीवर्ड है, याद करना है इसको। फिर ये पोएम, इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अमंग माई नोट्स इज अ रिकॉर्ड ऑफ अ टेलीफोन कन्वर्सेशन ऑन 5 मई। तो लेखक बोलता है कि मेरा और भी एक रिकॉर्ड हम बनाए हैं, जो कि है टेलीफोन कन्वर्सेशन का 5 मई को जो हुआ। द डे बिफोर ही हैड गॉन टू द हॉस्पिटल फॉर एन इम्पॉर्टेंट टेस्ट। 5 मई का पहले वाले दिन क्या किया, वो हॉस्पिटल गया था टेस्ट करवाने के लिए। उसको बीमारी कौन सा हुआ है, ब्रेन ट्यूमर। अ स्कैन दैट वाज एक्सपेक्टेड टू रिवील वेदर और नॉट द कोर्स ऑफ केमोथेरेपी दैट ही वाज देन अंडरगोइंग हैड द डिजायर्ड इफेक्ट। तो जो वो केमोथेरेपी करवा रहा था, उससे पता चलता है कि वो टेस्ट करवा के पता चलता है कि केमोथेरेपी कितना सक्सेसफुल हो रहा है। All other alternative therapies and courses of treatment had been put off until this report. उसका बाकी का जितना भी इलाज था वो सबको रोक दिया गया था जब तक कि ये टेस्ट का रिपोर्ट ना आ जाए। समझ रहे हो? अब देखते हैं आगे। The scan was scheduled for 2:30 in the afternoon. वो स्कैन हो चुका था 2:30 बजे। I called his number several times. मैंने कई बार फ़ोन लगाया उसके फ़ोन पर। In the late afternoon and early evening. दोपहर को, शाम को फ़ोन लगाया। देयर वॉज नो रेस्पॉन्स, कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। आई कॉल्ड अगेन द नेक्स्ट मॉर्निंग, तो अगली सुबह मैंने फिर फ़ोन किया। एंड दिस टाइम ही आंसर, तब वो फ़ोन उठाया। देयर वर नो प्रीएम्बल्स, और कोई हेलो वोलो कुछ भी नहीं बोला। वो सीधा क्या बोला, लिसन अमिताभ, द न्यूज़ इज़ नॉट गुड एट ऑल। बोला कि सुनो अमिताभ, खबर अच्छा नहीं है। बेसिकली दे आर गोइंग टू स्टॉप ऑल माई मेडिसिन नाउ। अब वो लोग मेरा हर दवाई रोकने जा रहे हैं। द केमोथेरेपी एंड सो ऑन, सिर्फ केमोथेरेपी होगा और यही सब चलता रहेगा। दे गेव मी अ ईयर और लेस, उन्होंने मुझे 1 साल या फिर उससे भी कम का समय दिया है। दे हैड सस्पेक्टेड दैट आई वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग वेल बिकॉज ऑफ द वे आई लुक। उन लोगों को लगता है कि मैंने अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं किया, मतलब मेरा शरीर अच्छा काम नहीं कर रहा है। दे विल गिव मी सम रेडिएशन अ लिटिल लेटर, वो लोग मुझे कुछ रेडिएशन देंगे थोड़ी देर बाद में। रेडिएशन जानते हो, इलाज होता है उससे, एक लाइट भेजा जाता है, वो लाइट कुछ सेल्स को मार देगा। बट दे सेड देयर वॉज नॉट मच होप, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि ज़्यादा बचने का उम्मीद नहीं है मेरा। तो ये सब बात शाहिद अली बोल दिया किसको, लेखक को। डेज्ड, लेखक काफ़ी शॉक्ड हो गया। स्टेयरिंग ब्लैंकली एट माई डेस्क, डेस्क की तरफ देख रहा है और बोला व्हाट विल यू डू नाउ शाहिद। लेखक पूछ बैठा फ़ोनी में कि शाहिद अब क्या करोगे तुम। तो शाहिद बोला आई वुड लाइक टू गो बैक टू कश्मीर टू डाई, बोला कि हम मरने के लिए कश्मीर जाएंगे। हिज वॉइस वॉज क्वाइट एंड अनट्रबल्ड, उसका वॉइस काफ़ी स्थिर था और कोई हिचकिचाहट नहीं था उसके आवाज़ में। नाउ आई हैव टू गेट माई पासपोर्ट, लेट सेटल माई विल एंड ऑल डैट, बोले कि मुझे अब पासपोर्ट लेना है, मेरा वसीहत बनवाना है और ये सब काम करना है। आई डोंट वॉन्ट टू लीव अ मेस फॉर माई सिबलिंग्स, बोलता है कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ झमेला नहीं कर छोड़ना चाहते हैं। बट आफ्टर डैट आई वुड लाइक टू गो टू कश्मीर, और ये सब काम करने के बाद पासपोर्ट बनवा के, विल बनवा के कहाँ जाएगा वो फिर से, कश्मीर। इट्स स्टिल सच अ फ्यूडल सिस्टम देयर, बोला कि वहाँ अभी भी फ्यूडल सिस्टम चलता है। एंड देयर विल बी सो मच सपोर्ट, और वहाँ पे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। एंड माई फादर इज़ देयर टू, और मेरे पापा भी तो वहीं पर है, मम्मी नहीं है, मम्मी गुजर चुकी है। एनी वे आई डोंट वॉन्ट माई सिबलिंग्स टू हैव टू टेक माई जर्नी आफ्टरवर्ड्स टू मेक जर्नी, और हम चाहते, इसका जो बच्चा लोग है ना वो भी अमेरिका में बसा हुआ है, बोलता है कि हम नहीं चाहते कि मेरा बच्चा को काफ़ी ट्रैवल करना पड़े इधर उधर, तो हम कश्मीर में जाके मरेंगे, झमेला ख़त्म हो जाएगा।
लाइक वी हैड टू विथ माई मदर। जैसे कि मेरी मम्मी जब मरी थी तो मुझे काफ़ी ट्रैवल करना पड़ा था हम लोगों को। हम नहीं चाहते मेरे बच्चे लोग को उतना ही ट्रैवल करना पड़े, ठीक है। लेटर, बाद में, बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिकल एंड अदर रीजन्स, लॉजिस्टिकल मतलब ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो गया, ही चेंज्ड हिज माइंड, अपने उसने अपना सोच बदल लिया अबाउट रिटर्निंग टू कश्मीर, मतलब कश्मीर नहीं जाएंगे। ही वॉज कंटेंट टू बी लेट टू रेस्ट इन नॉर्थहैम्पटन, मतलब कि वो मरने के लिए तैयार हो गया कहाँ पर, नॉर्थहैम्पटन में ही, इन द विसिनिटी ऑफ एमहर्स्ट, मतलब कि एमहर्स्ट का पास में ही एक सिटी है नॉर्थहैम्पटन, मतलब वहीं पे मर जाएंगे हम। अ टाउन, वो एक टाउन है, अ सेक्रेड टू द मेमोरी ऑफ हिज बिलोवेड एमिली डिकिंसन, उसकी जो प्रेमिका है एमिली डिकिंसन, तो उसका ही याद में बोला कि हम यहीं पे मर जाएंगे। बट आई डू नॉट थिंक इट वॉज एक्सीडेंट दैट हिज माइंड टर्न टू कश्मीर इन स्पीकिंग ऑफ डेथ, लेकिन बोल रहा है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था कि उसका दिमाग कश्मीर में चला गया मरने के वक्त भी। ऑलरेडी इन हिज पोएटिक इमेजिनरी डेथ, कश्मीर एंड शहीद हैड बिकम सो क्लोजली ओवरलेड एज टू बी इनसेपरेबल। बोलता है कि जब वो कविता भी लिखता था ना, तो ये सब जो टर्म थे, मौत, कश्मीर और शहीद, एक शहीद है यहाँ पर विटनेस, गवाह, वो क्या चीज़ का गवाह था, कश्मीरी वायलेंस का, और शहीद, वो खुद भी शहीद हुआ था, कश्मीर से निकला था वो। तो ये सब टर्म इतना आता था उसका कविता सब में कि लग रहा था कि जैसे फोटोग्राफ्स पे ऊपर पानी जब गिर जाए तो रंग कैसे बिखर जाते हैं, वैसा ही ये सब चीज़ उसकी कविता में मिलता था। तो नीचे वही एक पोयम लिखा हुआ है पूरा उसी के ऊपर में, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। द लास्ट टाइम आई सॉ शहीद वॉज ऑन 27 अक्टूबर, आखिरी बार जब मैंने शहीद को देखा वो कब देखा था, 27 अक्टूबर, एट हिज ब्रदर्स हाउस इन एमहर्स्ट, उसके भाई के घर में, एमहर्स्ट में। उसका भाई का नाम क्या है, इकबाल। ही वॉज इंटरमिटेंटली एबल टू कन्वर्स, वो रुक रुक के बात कर रहा था। एंड देयर वर मोमेंट्स व्हेन ही टॉक जस्ट एज वी हैड इन द पास्ट, और कुछ क्षण तो ऐसे आए जैसे कि हम पहले बात किया करते थे वैसे ही अभी भी बात कर रहे थे। ही वॉज अवेयर एज ही हैड लॉन्ग बीन ऑफ हिज अप्रोचिंग एंड, उससे पता था कि वो तुरंत ही मरने वाला है। एंड ही हैड मेड हिज पीस विथ इट, और इससे वो संतुष्ट भी था। अब समझा लिया था अपने आप को, चलो मरेंगे कोई बात नहीं, जितना दिन जी रहे हैं शांति से जिएंगे। आई सॉ नो ट्रेस ऑफ एंग्विश और कन्फ्लिक्ट, उसके चेहरा पर कोई भी टेंशन नहीं था। सराउंडेड बाय द लव ऑफ हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स, वो अपने परिवारों के साथ प्यार में घुला हुआ था। ही वॉज काम, शांत था, कंटेंटेड, संतुष्ट था, एंड एट पीस, शांति में था। ही हैड सेड टू मी वंस, और उसने मुझे एक बार कहा भी था, आई लव टू थिंक दैट आई विल मीट माई मदर इन द आफ्टर लाइफ, मतलब था कि मुझे खुशी है कि मरने का बाद, आफ्टर लाइफ मतलब लाइफ आफ्टर डेथ, मरने के बाद हम अपने किससे मिलेंगे, जाकर माँ से मिलेंगे। तो उस यही सोचकर वो खुश हुए जा रहा है कि चलो मर भी रहे हैं तो अच्छा ही हो रहा है। इफ देयर इज एन आफ्टर लाइफ, बोला कि अगर आफ्टर लाइफ है तो मिलेंगे हम। आई हैड द सेंस दैट एज द एंड नियर दिस वॉज द सुप्रीम कंसोलेशन, ही डाइड पीसफुली इन हिज स्लीप एट 2 AM ऑन 8 दिसंबर। तो यही संतुष्टि के साथ वो 2 बजे सुबह में 8 दिसंबर को क्या हुआ, मर गया, हाँ, गुजर गया। नाउ इन हिज एब्सेंस, अब जो उसका गैर मौजूदगी में, आई एम अमेज्ड दैट सो ब्रीफ अ फ्रेंडशिप हैज़ रिजल्टेड इन सो वास्ट अ वॉइड, मतलब कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इतना कम समय का दोस्ती मुझे इतना खल रहा है। दोस्ती बहुत कम समय का था, लेकिन जब वो गुजर गया ना उसका दोस्त, उसको बहुत कम ही महसूस हो रहा था। ऑफन व्हेन आई वॉक इन टू माई लिविंग रूम, और जब हम अपने लिविंग रूम में जाते हैं, आई रिमेंबर हिज प्रेजेंस देयर, मुझे लगता है कि वो अभी भी यहीं पर बैठा हुआ है, उसको याद आता है कि पहले यहीं बैठता था वो। पर्टिकुलरली ऑन द नाइट व्हेन ही रेड अस हिज फेयरवेल टू द वर्ल्ड, खासकर उस रात का बात याद आता है जब उसने एक पढ़ा था, एक फेयरवेल, अंतिम समाचार पढ़ा था। आई ड्रीम आई एम एट द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, उसने कहा था कि मुझे लग रहा है कि मैं दुनिया का घाट पर हूँ। घाट मतलब नदी किनारे का जगह, ठीक है, ऐसा बोला था। तो बस यही है कहानी, स्टोरी एंड है।